जिस देश की मदद से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का वजूद आया, उस बांग्लादेश में अब उल्टी बयार चल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। शेख हसीना के निर्वासन के बाद वहां की सरकार चीन और पाकिस्तान परस्त हो गई है। भारत को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिशें चल रही हैं। भारत ने पहले साफ समझाया और बात न बनता देख बांग्लादेश पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी मुद्दे का आज करेंगे विश्लेषण स्वदेश विशेष में। जी हां, भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और लकड़ी के फर्नीचर जैसे सामान लैंड पोर्ट के जरिए भारत में नहीं लाए जा सकेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स के आयात की मंजूरी अब केवल कोलकाता और न्हावा शेवा, जो कि महाराष्ट्र में है, इन्हीं पोर्ट से होगी। इससे पहले पिछले महीने की शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा थी, उसे भी वापस ले लिया था। इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश को भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देशों को अपने एक्सपोर्ट भेजने की छूट मिली हुई थी। ऐसे में इन नए प्रतिबंधों का भारत बांग्लादेश व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, विश्लेषक इसे किस नजरिए से देख रहे हैं और चीन और पाकिस्तान की भूमिका क्या वाकई इस कदम को उठाने को भारत को मजबूर कर रही है, इन सब पहलुओं पर आज करेंगे खास चर्चा। मगर पूरी खबर आपको जरा डिटेल में समझाते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम के पास चलते हैं। जी अभिषेक। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पिछले साल बांग्लादेश में काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद वहां पर तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा और ये भी तस्वीरें आई कि हिंदुओं पर जाति होने की खबरें बांग्लादेश से निकल के आई। भारत विरोधी बयान भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार है। मोहम्मद यूनुस जो वहां के आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते रहे हैं काफी तल्ख रहे हैं। ये तलखी थोड़ी सी तब और बढ़ गई जब मोहम्मद यूनुस पिछले महीने यानी कि अप्रैल में चीन के दौरे पर गए और उन्होंने बहुत ही वहां पर विवादास्पद बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में बांग्लादेश जो है वो सोल गार्जियन की तरह काम कर रही है और उन्होंने ये कहा कि भारत के जो 7 राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं और एक तरह से कटे हुए हैं। उन्होंने चीन को यह भी न्योता दे दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाइए। अब इन सब चीजों को लेकर भारत और रिश्तों के बीच में तल्खी फिर से बढ़ गई और भारत ने ये बड़ा कदम उठाते हुए जो लैंड पोर्ट के जरिए जो व्यापार होता है, जो इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। सिर्फ 2 जो सी पोर्ट हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है और उसके अलावा मुंबई का जो नवा शेवा पोर्ट है, उसके जरिए ही अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की गतिविधियां होंगी। आपको बता दें कि 93% जो इंपोर्ट होता था बांग्लादेश अभी भारत में या फिर जो एक्सपोर्ट होता था वो लैंड पोर्ट के जरिए होता था। तो काफी बड़ा ये कदम माना जा रहा है। 77 करोड़ डॉलर, जिसके रुपए में अगर रकम की बात करें तो 6,622 करोड़ यह रकम बैठती है। इसके इंपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है और डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब करीब 62 करोड़ डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का जो इंपोर्ट है अब वो 2 पोर्ट्स के जरिए होगा, लैंड पोर्ट के जरिए नहीं होगा। तो ये एक बड़ा फैसला बांग्लादेश के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ रहा था भारत में, बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उसके बाद भारत ने ये कदम उठाया है। लेकिन कुछ और भी चीजें रही हैं जिसके चलते भारत को ये कदम लेने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश की जो गतिविधियां रही हैं पिछले कुछ महीनों से, वो ठीक नहीं रही हैं। भारत से वो जो इंपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने ना सिर्फ प्रतिबंध लगाए बल्कि कई सारे कह सकते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल वाली जो चीजें होती हैं उसको काफी ज्यादा उन्होंने सख्त किया और इसके बाद भारत को यह कदम लेना पड़ा। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम पहलुओं को हमारे सामने रखने के लिए। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ संजय जैन साहब हैं, एमडी हैं टीटी लिमिटेड से और चेयरमैन हैं आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी से। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं अनिल त्रिगुणायक सर, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ विशाल पचेरीवाल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्निका इंडिया से और इसके साथ ही सीईओ भी हैं इस कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो रेडीमेड कपड़ों को लैंड पोर्ट की बजाय समुद्री मार्ग से भेजना होगा, जिससे लागत और समय बढ़ेगी। सबसे पहले भारतीय जो कपड़ा कंपनियां हैं वो लंबे समय से इस बात को, इस कंसर्न को उठाती रही हैं कि किस तरह से विदेशी जो चीज़ें हैं उनका डंपिंग जो है वो भारत में बढ़ रहा था, और इससे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बहुत खासा नुकसान हो रहा था। आप इस फैसले को और इसके प्रभाव को कैसे देख रहे हैं? पहली टिप्पणी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ये एक बड़ा, हम बहुत दिन से ये डिमांड कर रहे थे, और खासकर जब अभी इन्होंने ये कॉटन यार्न का इंपोर्ट जब लैंड रूट से बंद किया बांग्लादेश ने अप्रैल में, तब हमारा डिमांड और भी ज्यादा हुआ। जब बांग्लादेश हमारी मुख्य एक्सपोर्ट चीज को अलाउ नहीं कर रही है लैंड से, तो हम क्यों गारमेंट्स को अलाउ करें। ऑलरेडी 2012 से बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है विदाउट एनी लिमिट फॉर गारमेंट्स। तो इससे भी हमारे इंडस्ट्री को काफी हानि पहुंची है, क्योंकि बांग्लादेश अपने सब जानते हैं इट इज अ लो कॉस्ट इकोनॉमी। तो वहाँ की गारमेंट का जो प्रोडक्शन है वो मच सस्ता होता है, तो वो जब हमारे आता है हमारे लिए compete करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं एक्सपोर्ट में बांग्लादेश $45 बिलियन से ऊपर गारमेंट का एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया में सिर्फ अबाउट $17 बिलियन है। तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उनकी दिखाती है। तो इससे क्या हो रहा था, सिर्फ अच्छी क्वालिटी के गारमेंट्स जो आ रहे थे, बड़े ब्रांड्स मंगा रहे थे, वो तो शायद अभी भी आएंगे, शिप रूट से आएंगे, प्लानिंग बेटर चाहिए, थोड़ा सप्लाई चेन डिस्टॉर्शन होगा, बट काफी सस्ते गुड्स, स्टॉक लॉट और सेकेंड्स एक्सेट्रा जो बांग्लादेश में बच जाते थे एक्सपोर्ट से, वो हमारे कंट्री में बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज सुबह मुझे किसी ने बताया कलकत्ता का जो एक मंगला हाट है जहाँ काफी सस्ता माल बिकता है, ऑलरेडी उन्होंने बांग्लादेश के सामान के रेट बढ़ा दिए जैसे उनको पता चला इंपोर्ट बंद हुआ है। तो वो पूरा का पूरा मेरे हिसाब से बंद सा हो जाएगा, क्योंकि शिप से भेजकर लीड टाइम देखकर वो शायद इतना इकोनॉमिकल होगा नहीं। वो छोटे छोटे लॉट्स में लैंड रूट से आता था, और मेरे अनुमान में जो 6-6.5 हजार करोड़ का जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रही है अभी इंडिया को, वो करीब कम होकर इंडिया को कम से कम 1000-2000 करोड़ का मार्केट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजिंग बांग्लादेश का ड्यूटी फ्री एक्सेस, हमारे कंट्री में चाइनीज फैब्रिक से बना हुआ गारमेंट भी बांग्लादेश के रूट पर आ रहा था। ये थोड़ा समझाऊं आपको, अगर चाइना से कोई फैब्रिक इंडिया में आता है तो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अगर वही फैब्रिक बांग्लादेश जाता है और उसमें वैल्यू एडिशन करके गारमेंट बन जाता है, तो वो इंडिया में ड्यूटी फ्री आ जाता है। तो उसमें भी हमें बहुत मुसीबत हो रही थी टू कम्पीट बिल्कुल सही अगेंस्ट बात सच कही सर गारमेंट्स। आपने। और इन सारे कंसर्न्स को लगातार इंडस्ट्री के प्लेयर और जिम्मेदार लोग उठाते रहे हैं, और ये शायद बड़ा मौका था जिस तरह से अपना स्टांस बांग्लादेश ने हाल फिलहाल बदला, जिस तरह से उसकी तमाम जो जेस्चर था वो नजर आ रहा था। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में अजय दुआ सर भी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर समय देने के लिए। मैं अनिल सर आपके पास आना चाहूँगा। ये फैसला जो है, ये मुद्दा जो है, वो भारत बांग्लादेश के लिए कारोबारी ही नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश के बदलते हुए संबंधों को की ओर भी इशारा कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जाहिर सी बात है कि जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार आई है, ये नजदीकियां चीन और पाकिस्तान से बढ़ती हुई किसी से छिपी नहीं है। आपको लगता है ये वक्त का तकाजा था, या आपको लगता है कि शायद घेराबंदी और बढ़ेगी? देखिए, अब तक भारत के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं
उन सब के साथ हमने एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाई, जिसके अंदर नॉन रेसिप्रोसिटी उसका गाइडिंग प्रिंसिपल था। भारत के मार्केट्स के लिए उनको एक्सेस, भारत की ट्रांसशिपमेंट के लिए, क्योंकि बांग्लादेश तीन तरफ से, बांग्लादेश जो है वो भारत से घिरा हुआ है, तो उनको एक एग्जिट नॉर्थ ईस्ट से हो चाहे दूसरे जगह से, तो दे हैड अ फ्री एक्सेस। इसी तरह हमारे सारे जो नेबर्स हैं उनको दिया गया। बांग्लादेश के साथ में भारत के रिश्ते काफी बड़े हैं, जहां लेकिन अब जब से आपने सही कहा है कि जब से मिस्टर मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से उनके जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा खुद जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, अब जैसे चीन में गए तो उन्होंने वहां एक नई तरह की बात चला दी कि ये 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट की हैं वो बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगी। अभी एक टर्किश फर्म एनजीओ ने एक मैप दिखाया है जिसके अंदर में बांग्लादेश के साथ वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लगा दिया गया। तो ये एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों ही तरह की बात है। अब ये भारत ने उनको एक एक्सेस दे रखी है, प्रेफरेंशियल एक्सेस थी, लेकिन वो उसको विड्रॉ कर लिया, जैसे चाहे वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है या एक्सेस टू हमारे जो पोर्ट्स है, जो लैंड पोर्ट्स है, और लैंड के थ्रू जो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जिससे लगभग $770 मिलियन के बारे में बातचीत सब लोगों ने की और संजय जी ने बताया बड़ी डिटेल में। तो हमारे लिए तो खतरा था, लेकिन ये कि उसके बावजूद भारत ने कहा कि भाई हमारे नेबर्स को बढ़ना चाहिए। अब बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर देख लीजिए, ज्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर जो है, बांग्लादेश जीएसपी बेनिफिशियरी भी है वेस्टर्न मार्केट्स के लिए। तो भारतीय जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो यार्न था या दूसरे टेक्सटाइल्स थे, वो जाते थे वहां पर, बनते थे, और उसके बाद में वैल्यू एडिशन के बाद में बांग्लादेश से चले जाते थे, और ऊपर से फिर वो ट्रांजिट भी भारत के थ्रू होते थे। तो दोनों तरफ से उनको फायदा हो रहा था। हालांकि हमारे लोगों के लिए एक सर्टेन सेक्शन को थोड़ा फायदा था, क्योंकि जिस वक्त जीएसपी इंडिया से हटाया गया, उसके बाद हमारे काफी सारे बांग्लादेश के फैक्ट्रीज को डेवलप किया इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनीज ने, और का अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी वहां पर बनाए। लेकिन जिस तरह की हरकतें इस वक्त देखिए, भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर किस तरह से आपने बताया, जबकि 0.8% पर किलोमीटर पर टन इस तरह का टैक्स है, उन्होंने हमारे लिए 1.8 लगा दिया। तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ब्लाइंडली, तो ये हमको देखना पड़ा। और मैं समझता हूं कि अगर उनकी इसी तरह की विचारधारा रहेगी, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई लाभ हो पाएगा इससे, बल्कि ये वो जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे वो। तो आपने कही। मैं अजय सर आपके पास आना चाहूंगा। जरा हमें बताइए कि इस फैसले के जो दूरगामी आप असर देखना, मतलब हमें शायद दोनों तरफ से देखना होगा, लेकिन उसके बावजूद आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये आपने इस कार्यक्रम में अभी तक, जैसे अनिल जी ने, हमारे राजदूत अनिल साहब ने कहा, हम अपने नेबर्स के साथ हर एक को हम पहले प्राधान्यता उनको देना चाहते थे। अगर हमें घाटा भी हो, हम बड़े देश है साइज में, जरा मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े भाई हैं जैसे जिसका डर इन सबको रहता है। हम कहते थे कि हमसे आपको प्राधान्यता मिलेगी बहुत चीजों में। बांग्लादेश को दिया हमने, भूटान को देते हैं, नेपाल को दिया हुआ है हमने, साथ साथ श्रीलंका को भी दिया था, मालदीव्स को दिया। हम अब अगर यही कोई देश इनके अंदर समझ रहा हो कि हम हिंदुस्तान, भारतवर्ष को ही कुछ ऐसे कदम लेके हर्ट कर सकते हैं, ये उसका उदाहरण है जो बांग्लादेश ने किया 10 दिन पहले, 10-12 रोज पहले उन्होंने लैंड रूट्स हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के लिए बंद किए थे। हमने नहीं। उन्होंने हमें वस्तु, हमें अपना जो सामान आएगा इंपोर्ट, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट, हम भारत से $11 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर बांग्लादेश को जो कपड़ा के लिए यान चाहिए होता है, धागा, सूत, वो हिंदुस्तान से काफी पैमाने में जाता है। अब हमने भी फिर ये क्या कहा है कि हम आपके साथ लैंड रूट से ट्रेड नहीं करेंगे, जिसे हम एलसी, इंटीग्रेटेड पोस्ट कहते हैं, या इंटीग्रेटेड कस्टम्स पोर्ट्स जैसे लैंड के ऊपर ही थे। हमने 10-12 ऐसे पोस्ट रखे हुए थे उनके साथ काम करने को। अगर वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को भारतवर्ष से वो व्यापार
इनके थ्रू करें। हमने भी वही वही बंधन लगाया है। हमने कोई ज्यादा नहीं कहा। हमने कहा है हमारे 2 बड़े पोर्ट हैं, कलकत्ता और नावा शेवा मुंबई के पास। आप सब अपना जो जो कुछ आप भारतवर्ष में निर्यात करना चाहते हैं आप वहां पे भेजिए। हम ये अपने इंटीग्रेटेड जो आईसीपीस कहते हैं या हम इनको एलसीएस जो कहते हैं, हम वहां से आपसे व्यापार नहीं आना करना चाहूंगा चाहते। ये भारत का जो एक टैक्टिकल मूव है अपने पड़ोसियों के साथ डील करने का, ये जो बदलाव है, ये जो नयापन भारत के स्टांस में आ रहा है, जरा मैं इस पे भी आपसे नजरिया चाहूंगा कि क्या इस स्ट्रेटजी को ही अब कायम रखना होगा, क्योंकि हमारी अच्छाई को कोई वहम ना पाले। और इन सब के बीच मैं चलूंगा खासतौर पे विशाल पचेरीवाल साहब के पास, जो कि एमडी हैं पर्निका इंडिया से। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक कह सकते हैं बड़ा मौका, मतलब थोड़ा और एग्रेशन आएगा, आपको लगता है? एमएसएमईज को तो बहुत नुकसान हुआ था। नमस्कार, मैं विशाल पचेरीवाल पर्निका इंडिया से। धन्यवाद, आपने मुझे इस बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, इससे एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज से जब साल भर पहले या 9 महीने पहले जो बांग्लादेश में आया था, जो प्रॉब्लम्स आई थी, उस समय भी काफी कंट्रीज जो बाहर के जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट इंडिया में, जैसे कि मैं सूरत में रहता हूं और हमारा व्यवसाय भी यही है मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स का, तो उसमें बहुत लोगों ने अप्रोच किया था कि कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब खोला जाए, क्योंकि बांग्लादेश में आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इंडियन मार्केट जो एमएसएमईज है उनको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, उनके व्यापार में गति मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ती है। उस वजह से आज दिन तक इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया को चैलेंज आ रहा था कि हम compete नहीं कर पा रहे थे। जबकि अगर आप देखें यान या कोई भी मटेरियल है, उन लोगों की मेन सोर्सिंग इंडिया से हो रही थी, कॉटन को छोड़ के। तो वी आर वेरी होपफुल। और हमारे यहाँ पे सूरत में भी जो इंडस्ट्री में एक माहौल है, शायद अब बहुत अच्छा एक चेंजेस आएगा। सही बात आपने कही। और ये लगातार, जैसे मैंने शुरू में अपने रिमार्क में कहा था कि जो भी प्लेयर्स हैं, ये उनका कंसर्न आज का नहीं है, बहुत समय से नजर आ रहा था। संजय सर, और क्या क्या मेजर्स आपको लगते हैं कि उठाने चाहिए? देखिए, ये एक बाइलैटरल मैटर है और मैं नहीं चाहूंगा ये एग्रेवेट हो, बट ये है कि जो ड्यूटी फ्री एक्सेस हमने दे रखा है इनको, इस पर एक तो लिमिटेशन होनी चाहिए क्वांटिटी की, कि जैसे हमारे श्रीलंका में है वहाँ एक कोटा है, वहां तक आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस है। और दूसरा, चीनी फैब्रिक से अगर कोई माल बनता है, वो अगर इंडिया में आता है, उसका रोक करना चाहिए बाय मच मोर स्ट्रिक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिन नॉर्म्स। और जो वैल्यू एडिशन नॉर्म है उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि चाइनीज फैब्रिक को बैकडोर एंट्री इंडिया में ना मिले। चलिए, ये एक अहम बात आपने कही। इन सब के बीच में मैं अनिल सर आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ जो हम देख भी रहे हैं कि भारत ने बहुत ही स्ट्रेटजिकली अपने तमाम जो मूव्स हैं उनमें बदलाव किया है। आपको लगता है ये बदलाव बहुत आवश्यक हो गया था? जैसा मैंने कहा कि हमारी अच्छाई को हमारे एक तरह से बहुत से पड़ोसी देशों ने वहम मान लिया था। देखिए, भारत की जो सोच है, और जैसा दुआ सर ने भी बोला कि ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से भारत ने इस तरह की पॉलिसीज करी हैं, जिनको जैसा संजय जी ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि वो भी बढ़े आगे, उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में भारत की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो ये पॉलिसी हमने रखी है। हमारी उनसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है हमारे सारे नेबर्स के साथ। देखिए, बांग्लादेश में भारत ने $8 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर उनको हर तरह की मदद दी है, और जो भी जब भी उनको कोई आवश्यकता हुई है उसमें दिया। इसी तरह हमारे बाकी सारे नेबर्स के साथ में, लेकिन वो उसको
टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है कि आप हमसे लीजिए उसके बाद हमको थप्पड़ लगाइए, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हमारे जो कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, हम सिर्फ हमारे यही चाहते हैं और चाहते रहे हैं कि आप हमारे जो कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इन सब जो आपको कंसेशंस मिले हैं, प्रेफरेंसेस मिले हैं, उसके बदले कम से कम अपने देश को, भारत के, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हित है, चाहे हमारे सिक्योरिटी हित है, चाहे हमारे इकोनॉमिक हित है, उनको खतरा ना पहुंचे। जैसे अब वो बता रहे हैं कि चीन के थ्रू होते हुए बड़ा सामान यहाँ से आता है, नेचुरली चीन वाकई को डायरेक्टली तो नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो वो और समस्या हमने उसको हमने कम अगर है। आपको सहूलियत दी है तो उसका मतलब है कि हम इसको एक बेहतर माहौल में चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप उसका लाभ उठा के कुछ और करने में लग जाएं। मैं अजय सर आपके पास आना चाहूंगा, आपके कंसर्न्स क्या है? मतलब ये जो बदलती हुई दुनिया है, इन सब में हम हर दिन देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे देश जो शायद भारत को कभी आंख नहीं दिखाते थे, वो शायद मौके को अपना एक मौका बना चुके हैं और वो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टरबेंस करते हैं जिसकी वजह से भारत को इस तरह से कड़ाई दिखानी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये देश जो भी ऐसा कर रहे हैं वो अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे। मतलब जिसे लॉन्ग टर्म दूरगामी आपने कहा तो शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो नहीं देख रहे। वो इमीडिएट देख रहे हैं कि हमें क्या फायदा हो सकता है, हम कैसे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, सॉरी मैं हिंदुस्तान कहता रहता हूँ, भारतवर्ष को कैसे थोड़े से पिन प्रिक्स लगा सकते हैं। इसमें घाटा आप देख लीजिए, आज जो हम इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, उसके 40% आइटम्स के ऊपर अब फर्क पड़ने वाला है। कारण ये जो हमारा ये उनसे $770 मिलियन का इंपोर्ट है, उसमें 40% जो आइटम्स है, मैं बड़ी जल्दी पढ़ना चाहूंगा। रेडीमेड गारमेंट्स, फ्रूट्स फ्रूट्स fruit flavored carbonated drinks, processed food items, cotton yarn waste, plastic, PVC finished goods and wooden furniture. अब ये सब चीजें अगर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है, जहाज से भेजिए, कलकत्ते में भेजिए, बंबई में भेजिए, आपको आपने जो CIF तुलना में हो सकता है कि भारत आपसे ना ले, क्योंकि भारत का अपना लोकल प्रोडक्शन बिल्कुल शायद ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा। और आज मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सामान जो पाकिस्तान, जो चीन से आता है, खास करके टेक्सटाइल्स में, उसके कारण भारत की कंपेटिटिवनेस, जिसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री ये रिप्रेजेंटेटिव को बात की है, हमारे सभी पैनलिस्ट बार हमें बार हिट कर रही इस है। बात के संकेत दे रहे हैं कि जो भारत की कॉम्पिटिटिवनेस थी, जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा बाजार में लाने की जो थी, उसको कहीं ना कहीं डेंट लग रहा था। एक आखिरी रिमार्क के साथ मैं विशाल जी आपके पास आना चाहूंगा। फिर अब इंडस्ट्री किस तरह से तैयार, मतलब आपने बताया कि ठीक है एक माहौल बना है, लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो इंडस्ट्री प्लेयर्स अब कहीं ना कहीं करना चाहते हैं इस बदलाव भरे बाजार में? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के दिन सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर पूरा है तो रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री ओवरऑल बहुत उभर के आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया, जो हमारा इंडिया मार्केट है, वो हमारा ग्लोबल मार्केट में हम लोग नहीं रुक पा रहे थे ड्यू टू हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से। तो अब जो हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अब उस दिशा में वो सोच रहे हैं कि बड़ी फैक्ट्रीज लगाना और लेबर को ट्रेनिंग देने, जैसे कि आज पर्निका इंडिया में भी हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जहाँ की 1000 औरतों को हम लोग स्टिचिंग यूनिट के लिए पूरी तैयार कर रहे हैं, जिस वजह से कि आज जो हमारी जो लेडीज फोर्स है, जो महिलाएं हैं, उनको एक तो एम्प्लॉयमेंट भी मिले और प्लस वो एक समय के साथ आगे भी बढ़े। तो इस वजह से हम लोग जब उनको तैयार कर देंगे और एक हमारे पास पूरा जो फोर्स तैयार हो जाएगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम पूरे लोग पूरे ग्लोबल मार्केट में इकोसिस्टम के अपनी लिए, पहचान पूरी बना। इंडस्ट्री के लिए, इस पूरे तंत्र के लिए बहुत जरूरी था ये फैसला, और लगातार इसकी मांग और इसकी जरूरत, इसकी चिंताएं लगातार हो रही थी। बस यही था कि चूंकि हम अपने पड़ोसियों को तब तक डिस्टर्ब नहीं करते जब तक वो
हमारे लिए बेचैनी का सबब न बने। और इस बार बांग्लादेश ने वो समझ लिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजय सर आपका, इसके साथ ही अजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल त्रिगुणायत सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल पचरीवाला साहब आपने भी हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो और तमाम जानकारियां भी हमने कोशिश की कि आपके सामने रखें इस मुद्दे की। देखते रहिए 18 हाउस स्वदेश, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।